लगेगी आग तो आएंगे कई घर इसकी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सेक्युलर जमात अक्सर राहत इंदौरी के शेर को सुनाकर दम भरता है, लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में वे खुद इसी शेर के शिकार हो गए हैं। नुपुर शर्मा के मामले में इस सेक्युलर जमात ने अपने ही घर में आग लगा ली है, जबकि सनातन धर्म मानने वालों को कई फायदे हुए हैं। अगर कुल मिलाकर देखें तो इस पूरे एपिसोड से 6 साइड इफेक्ट्स हुए हैं। पहला क्या है, आप एक एक कर समझिए। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। दूसरा, दंगा ब्रिगेड के खिलाफ सजा का मिसाल पेश किया गया है। तीसरा, ईश निंदा कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है और इसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा ही मान सकते हैं। चौथा, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के अंतरराष्ट्रीय पैटर्न का पर्दाफाश हुआ है। पांचवा, अरब देशों को भारत की हैसियत का अंदाजा हो गया है। और छठा, अमेरिका और पश्चिमी देशों को भारत की ताकत का एहसास हुआ है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। जो जमात मोहम्मद पैगंबर साहब के ऊपर दिए गए बयान पर प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करने और भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहा था, आज वो खुद कानून के शिकंजे में है। इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ तो आपने देखा होगा कि कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अब पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। आप रिपोर्ट भी देखते जाइएगा, मैं एक एक कर सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। सबा नकवी से लेकर, इस पर भी एक वीडियो बनाया था मैंने, सबा नकवी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक। और याद रखिए कि पहली बार ओवैसी भी कानून के शिकंजे में है और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर, ये रिपोर्ट देखिए, मोहम्मद जुबैर भी इसमें शामिल हैं और सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता था कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो ही नहीं सकती है, लेकिन आज ये सारे लोग कानून के कटघरे में हैं, शिकंजे में हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आप ये देख सकते हैं। नुपुर शर्मा के मामले में जो दूसरा साइड इफेक्ट्स है वो दरअसल एक पैटर्न का खुलासा है और कार्रवाई की मिसाल है। अब देखिए इस मामले में क्या हुआ। इस मामले में पहले मौलानाओं ने खूब भड़काया, एक आधे अधूरे बयान को उठा करके भड़काने की कोशिश की गई और इसी का असर था कि कानपुर में दंगा फसाद हुआ। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेरर ग्रुप की एंट्री हो गई, अलकायदा की, और मतलब आप रिपोर्ट देखिए, ये एक बहुत बड़ा मामला बन गया। और इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस प्रकार से कार्रवाई की, एक एक पत्थरबाजों की पहचान की गई सीसीटीवी के जरिए, आज वो पूरे देश के लिए मिसाल बन रही है। और याद रखिए कि अभी जो कानपुर में हो रहा है ना, मतलब स्थिति ये है कि जो पत्थरबाज है वो खुद ही थाने पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार से तस्वीरें हर जगह चस्पा कर दी गई और अब वहां भी बुलडोजर चलने वाला है। एक प्रकार से देखें तो इस पूरे एपिसोड में जो कार्रवाई हो रही है वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन रही है। इस मामले में जो तीसरा साइड इफेक्ट्स है वो दरअसल इस देश के लिए एक राष्ट्र के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है ये आप समझिए कि जो सेकुलर गैंग, मतलब सेकुलर जमात, जो सारी लेफ्ट लिबरल पार्टियां हैं, पहले सिविल कोड का ये पार्टियां विरोध कर रही थी और ये पूरा का पूरा गैंग सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के तहत हो रहा था। वो अब ईश निंदा के कानून की मांग कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग आप देख लीजिए, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये अभी भी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं लेकिन ईश निंदा कानून की मांग कर रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो पहले ईश निंदा कानून का विरोध कर रहे थे, इस कानून का भी विरोध कर रहे थे। और क्या कह रहे थे आप ये भी समझ लीजिए। ये अभिव्यक्ति गैंग बताता था कि इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। और लेकिन अब जब ईश निंदा कानून की मांग यही लोग कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा है। आज अगर इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया में कोई एक शब्द बोलता है, कोई मजाक उड़ाता है, तो ये पूरा का पूरा गैंग, मतलब ये सभी लोग, और देखिए कोई मजाक उड़ा रहा है तो वो तो गलत है, लेकिन ये अपने आप में
उसे सबक सिखा देते हैं। आप दुनिया के किसी भी देश का उदाहरण उठा लीजिए, लेकिन हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में इस जो ईश निंदा कानून है उसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा? निश्चित रूप से सनातन धर्म मानने वालों को ही मिलेगा। तो ये जो तीसरा साइड इफेक्ट्स है वो सनातन धर्म मानने वालों के लिए ही फायदेमंद है। इन लोगों ने यह भी दिखा दिया है कि साल 2024 के चुनाव से पहले ये मोदी विरोध में किस हद तक जा सकते हैं। अब आप देखिए कि 2014 के बाद जो बातें, जो चीजें अखलाक मामले से शुरू हुई थी, जो पैटर्न शुरू हुआ था, वो आज अल कायदा तक पहुंच चुका है। अखलाक से अल कायदा तक आप देखिए एक बहुत बड़ी लकीर है और इस लकीर को समझने की जरूरत है। मैं आपको एक एक कर बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अखलाक के मामले में क्या हुआ था उससे तो आप भली भांति परिचित हैं, इस पर डिटेल से बात करने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद सीएए एनआरसी को एक मौका बनाकर सेक्युलर पार्टियों को एक साथ करने का खेल खेला गया। आपने देखा सीएए एनआरसी में किस तरीके से ये पूरी जमात एक हो गई थी। फिर आया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी विरोध की रणनीति को अमली जामा पहनाया गया। आप रिपोर्ट में देखिए, और यह विपक्षी पार्टियों के लिए पीएम मोदी को बदनाम करने का, उनके खिलाफ माहौल बनाने का एक सुनहरा मौका था। और आपको याद होगा कि इस मामले में तो विदेशी शक्तियों को भी घसीट लिया गया, कनाडा, ब्रिटेन, मतलब आप ध्यान दीजिए तो किस प्रकार से किसान आंदोलन की पहुंच कहां तक थी, किस तरह से इसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रचारित किया गया। और यही तरीका आपको यह भी याद होगा कि कोविड के मामले में भी अपनाया गया। कोविड वायरस को मोदी वायरस बनाने और मोदी को बदनाम करने का कुचक्र रचा गया। और ये सारी पार्टियां जो है ना आज देश की, जो सेक्युलर जमात है, वही कर रही थी। और आज वही कुचक्र ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने शुरू किया और राणा अयूब, सबा नकवी जैसे लोगों ने बढ़ाया, जो अल कायदा तक पहुंच गया। अब आप सोचिए, अखलाक से जो मामला शुरू हुआ था वो अल कायदा तक पहुंच गया। और इनका लेवल क्या है आप ये भी समझिए। ये लेवल दरअसल आपको ये बताता भी है कि ये कहां तक जा सकते हैं, मोदी विरोध में देश विरोध तक उतर सकते हैं। अब इस मामले के 5वें साइड इफेक्ट्स को भी देख लीजिए। इस मामले में पहली बार अरब देशों ने भारत पर दबाव बनाने का प्रयास किया और भारत ने भी उस दबाव को सम्मान के साथ स्वीकार किया। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, आप चाहे जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन भारत ने इस दबाव को स्वीकार किया, माना कि हाँ ठीक है हम इस पर कुछ करते हैं। लेकिन जब ये दबाव भारत के सम्मान की सीमा से परे जाने लगा तो भारत ने बता दिया कि अरब देशों के लिए भारत का क्या महत्व है। इस बात को भी समझिए। और कैसे, ये आप रिपोर्ट में देखिए। जब भारत ने पूरी दुनिया को इसी महीने गेहूं देने पर जो पाबंदी लगाई तो सऊदी अरब और यूएई में तहलका मच गया, इन्हीं दो देशों में जो अरब के देश हैं। लेकिन भारत ने इन देशों को जब आश्वासन दिया कि उन्हें गेहूं और मतलब जो बाकी चीज़ें हैं वो मिलता रहेगा, तो वहाँ के बाज़ार में रौनक लौट आई। आज सऊदी अरब जानता है, आप ये रिपोर्ट देखिए कि भारत के साथ उनके कितने गहरे रक्षा और रणनीतिक साझेदारी है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये ऐसा नहीं है कि दो देश मिले और कुछ हो गया, ये बड़े गहरे रिश्ते हैं। भारत ने यूएई को भी अपना महत्व समझा दिया है। आप देखिए दोनों एक साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पैक्ट से बंधे हुए हैं। ईरान के साथ भी यही हाल है। और आप देखिए कि इस विवाद के दौरान ही ईरान का विदेश मंत्री भारत आया है और वो गदगद है। अब जो हुआ वो हुआ, आप उसे भूल जाइए, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो देखने की कोशिश कीजिए। और यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान को भी समझा दिया है कि अरब देशों में किसकी चलती है। अब छठे साइड इफेक्ट्स के बारे में देखिए। आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन इस पूरे घटना के क्रम के दौरान अमेरिका ने भारत के साथ जो खेल खेलने की कोशिश की है, उसे भारत ने भी बहुत अच्छी तरह से अमेरिका को समझा दिया। अब क्या किया ये भी देखिए कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने
इस विवाद के दौरान, इस पूरे मामले में मौन धारण करते हुए भारत और अरब के देशों के बीच जो विवाद हो रहा था ना, उसे बढ़ने दिया, कुछ नहीं किया, बिल्कुल एकदम न्यूट्रल, शांत बैठ गए कि देखते हैं ये कैसे बढ़ता है, क्या बढ़ता है। वो मतलब एक अच्छा, ये जो न्यूट्रलिटी है ना, वो बहुत खतरनाक है, ये भी समझिएगा। कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ। अमेरिका और पश्चिमी देश, दरअसल ये व्यवहार वैसा ही था जैसा वो चीन के साथ डोकलाम झड़प का मामला था, तो उन लोगों ने वैसा ही किया था। और वो दरअसल क्या करते हैं, इस दौरान भारत की ताकत को तौलने का काम करते हैं। उन्हें पता है कि अगर भारत कमजोर होगा तो हमारी तरफ और खिसकेगा। आज भारत क्या है, इसकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, तो डोकलाम में भी उसने वही किया। और याद रखिए कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आज वो रूस और यूक्रेन के मामले में भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो दोनों की ताकत तौल रहे हैं और मजा ले रहे हैं, और दोनों देश युद्ध में झुलसे हुए हैं, यही सच्चाई है। और अब आप देखिए, फिर से आता हूं मैं, चीन और भारत का जो डोकलाम के समय एक मतभेद था, उस समय अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका के जनरल ने भारत और चीन की सीमा को लेकर भड़काऊ बयान भी दे डाला था। आप देखिए, जिससे भारत की चुनौतियां और बढ़ जाए, लेकिन भारत ने भी उसका संयम और कूटनीतिक और रणनीतिक तरीके से बहुत ही शानदार जवाब दिया। साथियों, चुनौतियां किसी के लिए आपदा बन जाती है तो किसी के लिए अवसर, और ये तो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किसी चुनौती को आपदा के रूप में लेता है या अवसर बना लेता है। और प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनके सामने जितनी बड़ी चुनौतियां पेश आती हैं, वो उन्हें उतने ही बड़े अवसर में तब्दील कर देते हैं। बस आपको विश्वास रखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।